अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, उन बच्चों का क्या हाल होगा जिनकी आंखों के सामने उनके वालिदैन को नाहक मार दिया गया हो, लेकिन वो मौजज़ाती तौर पर वो बच्चे 3 बच्चे महफूज रहे। लेकिन उनकी जो बाकी ज़िंदगी है ये कैसे गुजरेगी? अल्लाह ना करे कभी किसी और के बच्चों पर ऐसा वक्त आए। इस वाक़े की सोच ही शायद हमारे रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है। लेकिन नन्ही, मुनीबा और हादिया ने ये सब कुछ बर्दाश्त किया, जिनका ख़ानदान पलक झपकते ही आधा रह गया। 4 इंसानों की ज़िंदगी ख़त्म हुई, 3 मासूम बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हुआ। इसका ज़िम्मेदार कौन है? मासूम बच्चों को ज़िंदगी भर जिस नफ्सियाती मसाइल का सामना करना पड़ेगा, उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? जबकि सबसे अहम सवाल यह है कि रियासत मदीना की तो बात की जाती है, लेकिन रियासत मदीना में अगर किसी शख्स को नाहक कत्ल कर दिया जाए तो इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में तो रियासत मदीना का ये तसव्वुर था कि अगर दरियाए फ़रात के किनारे कोई कुत्ता भी मर जाता था तो खलीफा वक्त उसकी ज़िम्मेदारी उठाता था। साहिवाल का ये अंधोनाक वाक़े के बाद अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ हैं। हम रियासत मदीना में हैं, नए पाकिस्तान में हैं, या फिर पुराने पाकिस्तान में, या फिर ऐसी रियासत में हैं जहां कानून और इंसाफ का कोई वजूद ही नहीं है। अगर हम रियासत मदीना में हैं तो कल होने वाले जुल्म पर रियासत क्यों नहीं कांपी? वाक़े की फुटेजेस और बच जाने वाले बच्चों के बयानात के बाद क्या मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ किसी गवाही, GIT या तहकीकात की ज़रूरत बाकी रह जाती है? और अगर ये नया पाकिस्तान है तो क्या ऐसा नया पाकिस्तान बनाने के लिए अवाम ने तहरीक इंसाफ को वोट दिए थे? क्या आप लोगों को ऐसा पाकिस्तान चाहिए जहां वादे तो बहुत बुलंदोबांग किए जाते हों, सब्ज़ बाग भी दिखाए जाते हों, लेकिन अमली तौर पर नतीजा सिर्फ निकले? जहां इदारे बेलगाम हों, मासूम शहरियों को कत्ल करने के बाद रियासती दहशतगर्दी छुपाने के लिए बार बार बयानात बदले जाएं और आवाम को ये तक ना बताया जाए कि वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़मान के नाम क्या हैं? क्या ऐसे नए पाकिस्तान के लिए वोट मांगे गए थे? जबकि अहम नुक्ता ये भी है कि पुलिस इस्लाहात का नारा लगाकर इक़्तिदार में आने वाली जो ये हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, इसने 6 माह में पुलिस इस्लाहात पर आखिर किया क्या है? नासिर दुरानी साहब KPK से लाए तो गए थे, लेकिन न जाने क्या हुआ, इस्तीफ़ा देकर वापस चले गए और उसके बाद पुलिस इस्लाहात पर ठप्पा लग गया। क्यों? अगर गैर तरबियत याफ्ता, गैर ज़िम्मेदार पुलिस एहलकार जो ज़्यादातर सिफारिशों, रिश्वतों के बल पर भर्ती किए जाएंगे तो ऐसे वाक़यात तो रोनुमा होंगे, तो फिर हैरत कैसी? सानेहा मॉडल टाउन में भी सीधे फायर किए गए थे और कल भी, लेकिन सानेहा मॉडल टाउन के बरक्स कल ना तो वज़ीर आला से इस्तीफ़ा मांगा गया, ना ही वज़ीर क़ानून पंजाब को जेल में डालने की बात की गई। ये कैसी रियासत मदीना है जिसमें बुशरा बीबी की बेटी को रोकने पर DPO आधी रात मुअत्तल कर दिया जाए, वफाकी वज़ीर आज़म सवाती का फ़ोन न उठाने पर IG को मुअत्तल कर दिया जाए, लेकिन रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों की FIR भी लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज करने के बाद दर्ज की जाए, वो भी नामालूम अफराद के ख़िलाफ़? क्या वजह है कि हमारे मुल्क में मावराए अदालत कत्ल एक आम सी बात समझे जाने लगी है? मुल्क के वज़ीर दाखिला भी इमरान खान हैं। आवाम को सिक्योरिटी फराहम करना, अमन व अमान कायम रखना भी उनकी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने अभी तक इस वाक़े पर सदमे के इजहार के अलावा और किया क्या है? क्या सदमे में रहकर तमाम मामलात खुद ब खुद हल हो जाएंगे? इस पर प्रोग्राम के माफ़ कीजिएगा पहले हिस्से में हम बात करेंगे। दूसरी जानिब बात करेंगे कि हुकूमत इत्तेहादियों की बैसाखियों के सहारे पर खड़ी है। तहरीक इंसाफ को मौशी खारजी चैलेंजेस के बाद जो सबसे बड़ा जो ख़तरा है वो उतना अपोजिशन से नहीं है जितना अपने इत्तेहादियों से होने लगा है, जो कि हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने लग गए हैं। सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ अपोजिशन से ज़्यादा जो अपने इत्तेहादियों का दबाव है, क्या ये बर्दाश्त कर पाएगी? ये क्या मामला है? इस पर भी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ ज़फ़र हिलाली साहब हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साबिक़ IG इस्लामाबाद ताहिर आलम साहब हमारे साथ हैं। मुस्लिम लीग काफ से सेनेटर कामिल अली आगा साहब भी हमें प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में ज्वाइन करेंगे, और वज़ीर क़ानून पंजाब ये भी कोशिश करेंगे राजा बिशारत साहब, ये भी टेलीफोन लाइन पर आ जाए, इनसे भी इनका मौक़िफ़ ले लें। बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें तो इन्होंने बड़ी कर दी थी, लेकिन कुछ और सवालात हैं जो इनसे पूछेंगे। मैं तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ताहिर आलम साहब, पहला सवाल आपसे करूँगी। ज़ाहिर है आप इन तमाम मामलात को बखूबी जानते हैं। जब इस तरह का कोई मामला होता है, कोई रिपोर्ट मिलती है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि कोई दहशतगर्द है, उसका पीछा करना है,
उसको पकड़ना है, तो ये यूज़ ऑफ फोर्स कैसे होता है? एहलकारों के पास हथियार होने का क्या मतलब है कि फ़ौरन जो है ना वो गोली चलाना भी फ़ौरन मकसद होता है, बग़ैर इस जांच पड़ताल के कि उनके साथ और कौन है, कोई बेगुनाह है? अगर कोई दहशतगर्द भी है तो आपके ख्याल में उसको मारने से ज़रूरी, पकड़ना ज़रूरी नहीं होता कि पकड़ लिया जाए, ये पता चल जाए कि उसका नेटवर्क कौन है और ज़्यादा वास्ट जो है ना वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए? ये यूज़ ऑफ फोर्स का इस्तेमाल होता कैसे है, ज़रा प्लीज़ ये बताइएगा। यूज़ ऑफ फोर्स के मुतालिक ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 96 से लेके 106 तक में इसका जिक्र है कि किन हालात में फ़ोर्स यूज़ करनी है, किन हालात में फायरिंग की जा सकती है। तो वो है ख़ास तौर पर दफ़ा जो है 100, उसमें ये दिया गया है कि किन हालात में आप यूज़ ऑफ फोर्स करते हुए अगर किसी शख्स को हलाक कर दें तो आप कसूरवार नहीं हैं। उसमें सारी बात इस चीज़ की है कि अगर आपकी या आपके सामने किसी की जान को शदीद ख़तरा हो, या कोई किसी के साथ रेप कर रहा हो, चंद एक ऐसी कंडीशन हैं बड़ी शदीद किस्म की, और ये यूज़ ऑफ फोर्स का जो अख्तियार है ये सिर्फ पुलिस का ही नहीं है, ये इसे हम कहेंगे राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस का अख्तियार आम पब्लिक को भी है, आपको भी है, सबको है ये अख्तियार। जी हाँ, जब देखा जाए कि अब कोई चारा नहीं है, किसी ने आप पर हमला कर दिया है या आपके सामने किसी और को मारने लगा है, तो फिर आप कर सकते हैं। अगर कोई मुलजम, बेशक वो डकैत हो, दहशतगर्द हो, अगर वो फरार हो रहा है, भाग रहा है, तो कानून उस सूरत में भी इजाज़त नहीं देता कि आप गोली मारकर उसे भागने से रोक दें या ज़ख्मी कर दें। कानून कहता है कि आप भी उसका पीछा करें और हर वो तरीका अख्तियार करें जिससे वो मुलजम पकड़ा जा सकता हो। हाँ, अलबत्ता जब वो आप पर हमला करे या हमला करने की नीयत से पिस्टल वगैरह निकाल ले, फिर आपको राइट मिल जाता है कि आप उस पर अटैक कर सकते हैं। बदकिस्मती से इस वाक़े में जो मैं महसूस कर पाया हूँ कि कोई इस किस्म की गलत इतला मेरा ख्याल है उन्हें मिली है। अगरचे CTD का अभी तक मौक़िफ़ ये है कि उनकी इतला बड़ी सॉलिड थी और उन्होंने इंफॉर्मेशन बेस की कार्रवाई की, लेकिन मेरा ख्याल है कि अचानक में जब पुलिस वाले निकले हैं तो और उनको इस हद तक डेफिनेटली सीनियर लेवल पर यकीन दिलाया गया होगा कि ये दहशतगर्द हैं और ये बच के न जाएं इनसे, आप पर भी अटैक कर सकते हैं। ये कैसे दहशतगर्द हैं जिसमें 13 साल की बच्ची भी थी और 3 और बच्चे थे, उसकी माँ थी, उसका बाप था, ये कैसी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी? देखें, यही चीज़ है जिसके मुतालिक मेरा हाल JIT जो है इसे डिग आउट करेगी। और मैं इसमें कोई पुलिस को डिफेंस नहीं किया जा सकता, कोई डिफेंड नहीं कर सकता, मैं साफ सी बात है। और ये एक और चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि CTD के पास जो अटैकिंग फोर्स होती है वो कारपोरल्स हैं। कारपोरल्स आज से 2-3 साल पहले मियाँ शहबाज शरीफ ने चंद साल पहले वो वहाँ पर भर्ती उनकी रिक्रूटमेंट हुई थी। बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े एक्टिव हैं। उनकी सारी ट्रेनिंग ही जो है वो फायरिंग की, रेड करने की, कॉम्बैट करने की, इस तरह की ट्रेनिंग है। उनकी ट्रेनिंग वो नहीं जो आम पुलिस वाले इनका काम तो प्रोफेशनली दहशतगर्दी के मामलात को हैंडल करना, इर्द गिर्द नजर रखना ये होता है कि किसी भी हालात में फायर कर देना ये भी इनको अलाउ होता है CTD को? नहीं, ये रेड करते हैं, ये बड़े बड़े दहशतगर्द इन्होंने पकड़े हैं। इनके साथ दूसरे ऑफिसर्स होते हैं, सीनियर ऑफिसर। लेकिन ये वाकया बहुत ही अजीबोगरीब है कि इसमें मासूम बच्चे हैं, कैसे वो हालात हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि बच्चे बीच में हैं, औरतें हैं, और उन्होंने सबको नहीं। अगर आप बच्चे की स्टेटमेंट सुने और उसके बाद तो कुछ बाकी रह ही नहीं जाता ना। जो बच्चा है वो कहता है कि मेरे बाबा ने कहा पैसे ले लो हमें छोड़ दो, पैसे ले लो हमें छोड़ दो। इसका मतलब है कि उनके दरमियान डायलॉग हुआ है, उनके दरमियान बात हुई है। अगर उस बच्चे की बात को सुना जाए और समझा जाए, इसका मतलब है उनको तो पता चल गया ना कि अंदर बच्चे भी बैठे हुए हैं जो बात कर रहे हैं, जो डायलॉग कर रहे हैं, जो बाप कह रहा है कि हमें छोड़ दो, पैसे ले लो। जो मैं समझ पाया हूं वो ये कि पुलिस वालों ने गाड़ी रोकते ही फायरिंग करनी शुरू कर दी और उसके बाद जब बच्चे उतारे हैं तो फिर फायरिंग की। मेरा ख्याल 2 मरतबा उन्होंने फायरिंग की है। अब इसमें मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि IG को, IG पंजाब को या CTD के सीनियर अफसर को
जो इंचार्ज हैं उन्हें ये पता ना चल गया हो आधे घंटे के अंदर अंदर कि वाकया कैसे पेश आया। होना ये चाहिए था कि उसी वक्त आईजी पंजाब जो हैं वो कैमरे के सामने आते, लोगों को बताते कि हमसे ये ब्लंडर हुआ है और हमने ये इसकी कार्रवाई की है, और बजाय इसके कि उसको कल तक तो चारों को दहशतगर्द डिक्लेयर किया था ना, तो ये बशमूल 13 साल की बच्ची को। आप इनके बयानात देखें, कभी कहते हैं दहशतगर्द और आज कहते हैं नहीं जी वो तो बेगुनाह थे। तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि उसी वक्त उन्हें आना चाहिए था कैमरे के सामने और आके क्लियर करना चाहिए था। मैं इस वाक्य को मॉडल टाउन के वाक्य के साथ मुशाबे करार नहीं देता। मॉडल टाउन का वाक्य जो है वो एक खास सारी रात जारी रहा, उसमें सीनियर ऑफिसर्स बल्कि सियासी क़यादत भी शामिल थी। इस वाक्य में वैसा नहीं है, ये पुलिस का अपना ब्लंडर है मैं समझता हूँ, और ये तरबियत की कमी, सीनियर कमांड की जो है नाकस हिकमत अमली या उन्हें ब्रीफ ना करना, और जैसा कि हमारे ऑफिसर्स में ये रिवाज हो चुका है कि वो खुद तो बैठे रहते हैं अपने आरामदेह कमरों में और जूनियर स्टाफ को आगे भेज देते हैं, उनको प्रॉपर ब्रीफिंग वगैरह नहीं दी जाती या पता नहीं उनको ब्रीफिंग का मौका नहीं मिला। तो ये इसमें ये फैक्टर भी नजर आते हैं, और मैं सीनियर क़यादत को पुलिस की बराबर का जिम्मेदार समझता हूँ। सही, बिल्कुल बिल्कुल। जनरल साहब अल्फाज ही नहीं है, जब जब टीवी स्क्रीन पर उन बच्चियों को देखते हैं, उस बच्चे को देखते हैं, यकीन करें अपने बच्चे आंखों के सामने आ जाते हैं। लाकानूनियत कहें, जंगल का कानून कहें, पता नहीं हम नए पाकिस्तान में हैं, पुराने पाकिस्तान में हैं। अभी तो कल से आवाम यही सोचे जा रही है कि हमने वोट दिया किसको था। जी जी, जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही अंदोनाक और बहुत ही लर्ज़ाखेज़ किस्म की एक वारदात है, जिसमें हम सारे बैसियत कौम हमारे सर शर्म से झुक गए हैं। और आपका जो इंट्रो आपने शुरू में बात की है वो एक हसास इंसान की दिल से उठी हुई एक दर्दमंदाना किस्म की गुफ्तगू थी, जो कि बड़ी इमोशनल थी। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका या हम पूरी कौम के दिल जो हैं वो किस तरह इस ज़ख्म से छलनी है। ये कहने के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, जब अफवाज की फ़ाइट होती है ना बॉर्डर्स के ऊपर, तो दुश्मन क्लियर होता है कौन सामने है, इधर कौन है, और आप अपने तौर के ऊपर वेपन्स इस्तेमाल करते हैं, वो एक और माहौल होता है। लेकिन अपनी आबादी के अंदर जब आप काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशंस पे होते हैं, तो इसमें टेररिस्ट को ढूंढना और उनके पीछे जाना ऐसे ही होता है जैसे हेस्टैक में नीडल को आप तलाश कर रहे हैं। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आपकी बेहतरीन जो की वर्ड है वो बेस्ट इंटेलिजेंस है। आप इस तरह एट दी ड्रॉप ऑफ दी हैट गन उठा के फायर नहीं करते, आप हफ्तों, महीनों, बल्कि सालों पीछा करते हैं, और बहुत से लोगों को डील दी हुई होती है, और आप मौके की तलाश में होते हैं जहां कम से कम नुकसान के साथ हम इस बंदे को मारने की बजाय भी अगर अरेस्ट कर लें तो हमें और बहुत बड़े गैंग की खबर मिल सकती है और हम उसको दूर कर सकते हैं। और इस सूरत के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ इंटेलिजेंस का बेहतरीन होना है, जो एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस का फेलियर है। नंबर 2 है कि जब आपको इंटेलिजेंस हो तो ऑपरेशन के अंदर जो लोग हैं क्या वो वेल ट्रेंड हैं, उनको ये पता है। आपको हम सब मुसलमान और हम समझते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फरमाया था कि अगर 10 आदमी हों और उसमें 9 गुनाहगार हैं और 1 मासूम है, तो आप उन पे रेड नहीं कर सकते उस एक मासूम की जान बचाने के लिए। चे जाए कि एक गाड़ी में अगर आपको शक है कि एक बंदा मुश्तबा है, वो भी अभी एक्यूज्ड है, उसको अभी वो कन्विक्टेड नहीं है, और आप बाकी मासूम लोगों को इस तरह उड़ा दे, तो मेरे ख्याल में इसकी ज़रूर तहकीक होनी चाहिए। आपको याद होगा कि 90s में जब एंटी डकाइट ऑपरेशन हो रहा था सिंध के अंदर, तो आर्मी उसके अंदर पेश थी और बड़ी दयानतदारी के साथ अपनी जान दे के भी पीछे लगे हुए थे करते। लेकिन एक वक्त में एक मेजर से ये गलती हुई कि उसने एक ख़ानदान के लोगों को भून डाला बताते हुए कि ये डाकू थे, और बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ये तो मासूम एक कुंबा था जो बेचारे इधर से उधर जा रहे थे और इनको मार दिया। उनका कोर्ट मार्शल हुआ
और सजाए मौत हुई और वो एग्जीक्यूट हुआ। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये एक तो अपनी जो इंटेलिजेंस को बेहतर किया जाए, पुलिस की जो टीमें हैं उनको ट्रेन करके उनको लगाया जाए, और उसके बाद करार वाकई सजा हो उन लोगों के लिए जो ऐसी चीज़ों के ऊपर अपनी नाअहली उसके अंदर आती है और उसके अंदर ये इस तरह का वाक़या हो जाता है। हम दुआ गो हैं जो लोग फौत हो गए, अभी आप उनको 2 करोड़ दें या 10 करोड़ दें, एक कुंबा जो है वो सफ़े हस्ती से मिट गया है, और उनका वो बच्चा जो बेचारा है उसको आप देख भी नहीं सकते कि कैसे उसके माँ बाप वो बातें का, कर। उन बच्चों तो के माँ बाप का, जो बहन चली गई, 2 करोड़ के आप दुनिया की दौलत उनके सामने रख दें, वो मायने नहीं रखती जनरल साहब। जी जी, बस यही बड़ी अफसोसनाक बात है, और इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम पुलिस की और एंटी टेररिस्ट जो फोर्सेस हैं इनकी ट्रेनिंग की तरफ और ध्यान दें, और सबसे इंपॉर्टेंट इज इंटेलिजेंस। आपके नेटवर्क बहुत से नेस्ट्स को बस्ट कर सकते हैं। आपको याद होगा कि आईएसआईएस के बहुत से ऐसे लोग जो वारदात करने से पहले, ये पिछले दौर के अंदर हमने सियालकोट के अंदर, फैसलाबाद के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बस्ट हुए हैं, एंड दैट इज वाई टेररिज्म को 80% तक कंट्रोल हुआ है। ये एक इज्तिमाई कोशिश थी और उसमें पुलिस की भी बड़ी कुर्बानी थी, इसको हम कभी भी पसेपुश नहीं डाल सकते। बहुत से लोग हमारे पुलिस के शहीद हुए और बहुत सी जानें बचाई थी उन्होंने। हिलाली साहब, इमरान खान साहब एक अरसे तक पंजाब पुलिस को तनकीद का निशाना बनाते रहे, कहते रहे जी ये शरीफों की पुलिस है, शरीफ खानदान की अपनी लगाई हुई पुलिस है, लेकिन अब देखें इक़्तिदार में आए हुए इन्हें 6 माह हो गए हैं, पुलिस इस्लाहात की का एक एजेंडा लेकर ज़ाहिर इक़्तिदार में आए थे, लेकिन दुरानी साहब आए वापस चले गए, पता नहीं वो कहाँ गया इस्लाहात, कहाँ गया वो एजेंडा। आपको लगता है कि पंजाब हुकूमत की प्रायोरिटीज़ में शामिल है पुलिस को ठीक करना? पंजाब पुलिस को क्या करना चाहिए शाजिया, अगर थोड़ा सा वक्त आप दें? जी जी। 1985 में ये जितने लोग रिक्रूट हुए पुलिस सर्विस में शाजिया, या ये क्रिमिनल्स हैं खासतौर सिंध और पंजाब में, या ये क्रिमिनल्स बन गए हैं। इसलिए कि आज आपको पता है 7 लाख रुपया दो तो आप भर्ती हो जाते हैं, एज ए कांस्टेबल आप चले आते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है भाई, ये जो लोग मारे हैं इन लोगों को, इनकी टेस्ट कर सकते हैं आप। जैसे मैं जब सर्विस में आने से पहले, और ये जो आईजी बैठे हुए हैं आपके साथ, ये भी आपको करेंगे, हमें साइकोलॉजिकल टेस्ट होता था। साइकोलॉजिकल टेस्ट से महसूस पता चल जाता है, खास तौर पुलिस सर्विस में, कि क्या ये एक होमिसाइडल मेनियक आप रिक्रूट कर रहे हैं, क्या इसका दीवानी, इसका ताउन जो दिमाग फिरा हुआ है। ये तो मेरे ख्याल में इनका पता नहीं कौन साइकोलॉजिकल टेस्ट करता है। मुझे पता है कोई नहीं करता, कभी हुआ ही नहीं है भाई। 2001 में ये जनरल नकवी को बिठाया था मुशर्रफ ने, और उसने कहा था कि जाओ स्क्रीन करो इन लोगों को, पता करो। आप यकीन करेंगे कि इन्होंने एक पुलिस की कमेटी बुलाई थी, और वो जो अफसर आके बैठे थे उन्होंने सबसे बड़ी बायस जो दिखाई वो डीएमजी के खिलाफ, और फिर उन्होंने रेकमेंड किया कि पुलिस सर्विसेज के पोस्ट जो हैं, जिस 3 जगह, मिसाल के तौर पे पुलिस स्टेशन में एक आईजी और 2 एआईजीज अगर होते थे तो उन्होंने 12 कर दिया। 65 पोस्ट और कोई वो जो ग्रेड है वो उन्होंने बढ़ाया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि दे आर इंटरेस्टेड अपने प्रमोशन में। इनकी कमेटी पे कमेटी बैठाए कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूं इमरान खान को नईम उल हक कहता है कि नया पुलिस सर्विस बनाओ। मैं कहता हूं इमरान खान को शायद इतनी जरूरत नहीं है, मगर कुछ करो, नहीं तो तुम्हारा बुरा हाल हो जाएगा। ये पुलिस ही कर देगी। जरा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आकर जरा बताइएगा, ये जो ऑपरेशन हुआ जाहिर है गाइडलाइंस पर हुआ, किसी के हुक्म पर हुआ, और ये भी पता होगा कौन कौन से एहलकार इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने जा रहे हैं, तो फिर एफआईआर नामालूम सीटीडी एहलकारों के खिलाफ दर्ज क्यों? क्या कभी जो नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती रही हैं माजी में, क्या कभी उसका कोई नतीजा निकला है जो ये नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर ली गई है? एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक
ब्रेक के बाद खुशामदीद। ताहिर आलम साहब, नामालूम अफराद के खिलाफ ये FIR दर्ज क्यों? इस सवाल का जरा जवाब दें। FIR होती है किसी वाक़े की इतला का इंदराज किया जाता है। अच्छा, अब उसके बाद ये तफ्तीशी एजेंसी है जिसने इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो इसका पता करे कि ये कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। कंप्लेनेंट अगर नामजद कर देता पुलिस वालों को तो डेफिनेटली उनके नाम आ जाने थे, लेकिन इन हालात में शायद कंप्लेनेंट को भी ये नहीं पता था कि कौन से पुलिस वाले जो थे उनके क्या नाम हैं जो वहाँ पर आए और उन्होंने आके ये सारी कार्रवाई की। तफ्तीश के दौरान बड़ा इजीली पता चल जाएगा, क्योंकि ये नामालूम उस तरीके से नामालूम नहीं है। एक इदारा है, इदारे के जो लोग वहाँ से रवाना हुए होंगे उनकी रवानगी के मुतालिक जिक्र होगा, वायरलेस मैसेजेस होंगे बेशुमार, उनसे पता चल जाएगा। तो ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, और ये इसका नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ FIR दर्ज होना, अक्सर FIR नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ ही दर्ज होती हैं, बाद में तफ्तीश में मुलज़िमों का पता चलता है। अब हलाली साहब ने जो बात कही है, ज़्यादातर उन्होंने पुलिस कल्चर के हवाले से बात कही है। मैं उनकी बातों से काफ़ी हद तक एग्री हूँ, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि पुलिस में अभी रिक्रूटमेंट का वो सिस्टम नहीं रहा। एक कांस्टेबल का रिक्रूट होना या एक सब इंस्पेक्टर, तो आपको पता पंजाब में पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए से होते हैं, और जो कांस्टेबल और ASP भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से आता है। जो कांस्टेबल्स हैं उनके लिए अच्छा खासा टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, और उसके बाद कहीं जाके हज़ारों में से चंद जवान जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं। अलबत्ता मैं एग्री करूँगा हलाली साहब की बात से कि साइकोलॉजिकल टेस्ट होना चाहिए। रिटन टेस्ट होता है जनरल किस्म की मालूमात के मुतालिक, लेकिन क्या उसमें एप्टीट्यूड है, पुलिसिंग का पुलिस वर्क कर सकता है, वो उसका जहन उस तरफ है, ये नहीं देखा जाता। हमारे यहाँ नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि इसमें, जी हाँ, ये हमारे यहाँ नहीं है, ये होना चाहिए। सबसे पहले स्क्रीन आउट कर देना चाहिए ऐसे, चाहे वो जितने मर्जी काबिल क्यों ना हो, जितने मर्जी हेल्दी क्यों ना हो, ऐसे कैंडिडेट्स को जिनका जहन ही उस और तरह का है, जो पॉजिटिव जहन के नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए। और दीगर जहाँ तक इस्लाहात का अगर ये ताल्लुक है, CTD अहलकार कसूरवार निकले, जाहिर है GIT तश्कील दी है, इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ेंगी, नताइज निकलेंगे, तो पीछे से जिन लोगों ने ऑर्डर्स दिए होंगे, जहाँ से गाइडलाइंस मिली होंगी, कौन कौन इस शिकंजे में आएगा? देखिए, मैंने बहुत से पुलिस वालों को अपनी सर्विस में जेलों में सड़ते हुए देखा है। अच्छा। और बाज बेचारे तो वाकई अपनी ड्यूटी के दौरान उनसे कोई ऐसा वाक़या हो जाता है, या थाने में तफ्तीश के दौरान कोई हार्ट अटैक से भी मर जाता है, तो हम उसी SHO को पकड़ के उसी की हवालात में बंद कर देते हैं। और इस वाक़े में आपने पूछा, तो ये मर्डर जो है, जाहिर है जो लोग मरे, मेरी पूरी हमदर्दियाँ उनके साथ है, लेकिन पुलिस वालों की कोई उनसे दुश्मनी नहीं थी। और बज़ाहिर कोई ऐसा नहीं नज़र आता कि पीछा करते हुए पुलिस वाले आए हों और अपने दुश्मनों को मार दिया हो या पैसे लेके मार दिया हो। अगर ऐसी बात हुई तो ये तो इंतहाई बेईमाना बात होगी, और उसमें उन्हें सजाए मौत से कम सज़ा नहीं मिलेगी। और इसमें अगर किसी ने उन्हें आर्डर दिया है तो वो भी उसी तरह, उसकी भी सज़ा उतनी ही है जितनी एक्चुअल ऑफेंस जो करता है उसकी सज़ा है। अबैटमेंट की सज़ा सेम है। और यहाँ आर्डर देना, आम तौर पर जो शख्स अबैटमेंट करता है, आर्डर देता है, उसका पता नहीं चलता। यहाँ आर्डर देने वाले का पता करना बहुत ईजी है, क्योंकि मुसलसल वो लोग राब्ते में होंगे। अगर ये टीम लाहौर से चली है जी। पुलिस की, तो अपने सीनियर्स के साथ राब्ते में होगी। सीनियर इन्हें वायरलेस मैसेज दे रहा होगा, तो वायरलेस मैसेज के रिकॉर्ड भी होते हैं, तो बड़ा इजीली पता चल जाएगा इसका, अगर किसी ने इस तरह की इंस्ट्रक्शन दी है। और मेरा ख्याल है कि इन्होंने, ये लोअर रैंक के जवानों ने अपने तौर पर ये स्टेप नहीं उठाया होगा। ये कुछ इस तरह मुझे लगता है कि अफरा तफरी में एकदम ये निकले हैं, और बाकी टेलीफोन वायरलेस पर ये इंस्ट्रक्शन लेते रहे हैं, और इन्हें ये यकीन दिला दिया गया कि ये सारी दहशतगर्द हैं। और अब पता नहीं किस तरीके से ये वाकया हो गया कि बच्चे तक जो हैं वो नहीं छोड़, उनको नहीं देखा। बिल्कुल जनरल साहब, बड़ा वाकई इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अफसोसनाक वाकया। लेकिन आपको लगता है कि ऑपोजिशन इस पर सियासत चमका रही है? देखें शाजिया, अगर कोई ये कर रहा है तो वो गलत कर रहा है।
ये एक इंसानी हमदर्दी का वाक़या है और हमें ये पता है कि हमारी मुश्किलात हैं। और आज जो पुलिस की हालत है वो पिछले चंद महीनों में इस हुकूमत ने ख़राब नहीं की, बल्कि ओवर लास्ट 70 ईयर्स में हमने ध्यान नहीं दिया। और आपकी पुलिस की ये स्टेट है जिसको ग्रेजुअली बेहतर करना ज़रूरी है। पुलिस का एक इशू तो ऑफ कोर्स ये है कि इनकी सिलेक्शन, इनकी ट्रेनिंग, इनकी ग्रूमिंग, इनकी फैसिलिटीज़, इनके लिए ट्रांसपोर्ट, इनकी यूनिफॉर्म्स, इनकी एक स्पिरिट डिकोर को जनरेट करना और इनकी फिजिकल ट्रेनिंग, ये बड़ी ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ा डैमेज जो हम करते रहे हैं ना, जिसका जिक्र अलाली साहब ने भी किया है, वो है पोलिटिसाइजेशन ऑफ दिस फोर्स। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये होना तो ये चाहिए कि आईजी अगर इंचार्ज है तो आईजी के को पूछा जाए कि भाई इस सूबे के अंदर पुलिस का एनीथिंग दैट हैपन्स दैट डज नॉट हैपन, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, और वो अपनी सिलेक्ट करके बंदे और टीम लगाए और ट्रेन भी करे और पोस्टिंग भी करे। लेकिन यहां तो ये अथॉरिटी चीफ मिनिस्टर के पास भी नहीं, बल्कि लोकल MNAs, MPAs, और अगर उनकी बात ना मानी जाए तो वो नाराजगी का इजहार करते हैं कि ये मैं एक अगर SHO भी नहीं लगा सकता तो मेरी क्या, मेरे ख्याल में इस चीज ने तबाह किया। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। ताहिर आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कामिल अली आगा साहब हमारे साथ ब्रेक के बाद होंगे। वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा सेनेटर कामिल अली आगा साहब हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया कामिल अली आगा साहब। बात यह कि काफ लीग पहले भी शिकवे शिकायतें करती रही है कि गवर्नर पंजाब मदाखलत कर रहे हैं, चौधरी सरवर को रोको। अब तो काफ लीग ने बराह रास्त ही कह दिया कि हमारे मैंडेट के मुताबिक ट्रीट नहीं किया जा रहा है, हुकूमती मामलात के दौरान मुशावरत नहीं की जा रही है। किस नौयत के इख्तलाफात है? क्या ये उम्मीद रखें कि हल हो जाएंगे? आप लोगों का इत्तेहाद है, अल्लाह ना करे जो बातें हो रही है कि अगर इत्तेहाद को नुकसान पहुंचा जा रहा है, हुकूमत को भी नुकसान पहुंचेगा। शाजिया, हमारी लीडरशिप और हमारी पार्टी का रवैया और हमारी तर्ज अमल जो है ये दूसरी पार्टियों से बहुत मुख्तलिफ है। हमने कभी ब्लैक मेलिंग नहीं की, जिसके साथ दोस्ती की है उसके साथ नवाई है, और जिसके साथ दुश्मनी किया वो भी पूरी की है। और हमने कभी दोस्त के साथ साजिश नहीं की, और अगर किसी के साथ अलायंस हुआ है तो अलायंस के दौरान हमने कभी ये कोशिश नहीं की कि कोई इंट्रीग करें या कोई साजिश करें। और हमने अपनी बात यकीनी तौर पे जिस पार्टी के साथ हमारी अलायंस हो, हमारा अलायंस हो, उसकी क़यादत को अपनी बात पहुंचाई है। हम इब्तदा से इनको कहते चले आ रहे हैं कि एक तो पब्लिक को एड्रेस करना चाहिए, पब्लिक के मसाइल को एड्रेस करना चाहिए। और चौधरी शुजात साहब ने ये पिछली मीटिंग में भी बड़े साफ अल्फाज में ये कह दिया था कि अगर ऐसे चलता रहा तो मामला ज्यादा देर नहीं चलेगा। किस सेंस में कि पब्लिक मैटर्स को डिस्कस करना चाहिए? आपका क्या मतलब है? ये पब्लिक इंटरेस्ट के काम नहीं हो रहे, आपको एतमाद में नहीं ले रहे? बिल्कुल यकीनी तौर पे जो मसाइल हैं उनके ऊपर एक हमारी शिकायत तो पार्टी टू पार्टी शिकायत ये है कि मसाइल हल नहीं हो रहे और मुशावरत नहीं है। कतई तौर पे मुशावरत का अमल तो उनकी गुत्ती में लिखा ही नहीं हुआ, और अहम मसाइल के ऊपर भी वो जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी कोई डिस्कशन नहीं करते। हालांकि जो अलाइड पार्टीज़ होती हैं उसके छोटे बड़े की बात नहीं होती, उसके अंदर बराबरी का हिस्सा होता है मुशावरत के अंदर, और फिर जो लाहमल होता है उसके अंदर भी एक काबिले जिक्र जो है वो। और वो जो अम्मार यासिर ने इस्तीफा दिया था वो कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके सरकारी काम में इंटरफेरेंस करते हैं। किस किस्म की इंटरफेरेंस होती है आगा साहब? जी, इंटरफेरेंस ये है, देखें कि अगर एक वजीर है और वजीर जो है वो अपनी कोई पॉलिसी देता है अपनी मिनिस्ट्री के अंदर, और उसको पता है कि हर 3 माह के बाद वजीर आजम ने उनका टेस्ट लेना है और उनसे पूछना है कि कितना काम किया, क्या आपके डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या
चीज़ें जो हैं वो तब्दील हुई हैं और उसके अंदर लोगों को आपने डिलीवर किया है। तो अगर सेक्रेटरी को ये पाबंद कर दिया जाए हुकूमत की तरफ से कि आपने वजीर की कोई बात नहीं माननी, तो वो ट्रिकल डाउन करता है इफेक्ट और नीचे तक सारा अमला जो है वो बेबस हो जाता है और वो कोई काम नहीं करता और वजीर बराए नाम वजीर रह जाता है। तो ये तरीकाकार जो है ये बड़ा मैं समझता हूँ कि ऐसा है कि एक तो पहले से अदम तावन था, तो इस तर्ज अमल से तो ये हो गया कि अच्छा, एक अदम बर्दाश्त भी नजर आ रही है। एक बात ये भी गर्दिश कर रही है कि अभी आपने तो चले हमारे प्रोग्राम में कह दिया ना जी हम तो ब्लैकमेल नहीं कर रहे, अब आप भी वजाहत दें कि चौधरी परवेज इलाही साहब चाहते हैं कि मोनिस इलाही साहब के लिए कोई जगह बन जाए, जरा विफाक में कोई मिनिस्ट्री मिल जाए। देखें ये शाजिया ये कहने की बातें हैं, हमने कभी भी इस किस्म की, हालांकि हमारे साथ कमिटमेंट है एक पंजाब के अंदर, ये भी एक ज्यादती है अगर ये कहा जाए तो ये बिल्कुल एक सरियन ज्यादती है कि जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें एक मिनिस्ट्री वफाक में मजीद देनी थी और एक मिनिस्ट्री जो है सूबे के अंदर मजीद देनी थी। आप देखें ना MKM को 2 आदमी जो 2 मेंबर हैं उनके और उसके ऊपर 2 मिनिस्ट्री हैं। तो हमारी तो पोजीशन भी बड़े वाज़े है कि हमारी वजह से इनकी हुकूमत बनी और चल रही है और हमने कभी इस बात को एक्सप्लॉइट नहीं किया। लेकिन ये इशू नहीं है, ये तो आपने जो वीडियो लीक हुई थी वो भी आपने सुनी होगी। उसके अंदर भी मसाइल यही थे कि मुदाखलत थी और मुशावरत नहीं थी और काम नहीं हो रहे थे लोगों के। तो जाहिर है जो हल्के हमारे हैं जिनके अंदर हमारे लोग जो हैं वो मेंबर सूबाई और कौमी असम्बली हैं, अगर उनके काम नहीं होंगे तो वहाँ पे काम अगर होंगे तो PTI के लोगों के होंगे, जो इलेक्टेड नहीं है तो शिकायत तो पैदा होगी। अगर काम नहीं हो रहे तो फिर किसी का भी ना हो। अगर वहाँ पे काम मेंबर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के का ना हो और PTI के किसी ऐसे बंदे का जिसने इलेक्शन लड़ा, आपका मतलब है PTI में डिक्टेटरशिप चल रही है, उनके काम हो रहे हो, हर कोई अपने डिक्टेटर बना हुआ है। जो है ये मैं आपको इसलिए मैंने कहा है कि ये तो ऐसे लगता है कि वो अपने अलाइज को बर्दाश्त भी नहीं कर रहे, वो बर्दाश्त भी नहीं, अदम बर्दाश्त का लफ्ज मैंने इसलिए बर्दाश्त किया है कि एक वो पार्टी जो ड्राइविंग सीट पे बैठी हो और वो ड्राइविंग सीट पे बैठ के अपनी सवारी को ही बर्दाश्त ना करे तो सफर कब तक चलेगा? अजीब बात है। सफर कर जनरल साहब एक तरफ काफ लीग दूसरी तरफ ये तर्ज अमल जो है सही है। बिल्कुल बिल्कुल आती दोबारा आपकी तरफ। जनरल साहब एक तरफ काफ लीग दूसरी जानिब बलूचिस्तान नेशनल पार्टी MQM भी कह रही है वादे किए वादों से फिर रहे हैं। हमें तो था कि आप लोग टफ टाइम देंगे, उन्हें तो अपने इत्तेहादियों की पड़ गई, उनके अपने लोग कह रहे हैं कि हमें टाइम नहीं देते हैं, विफाकी वज़रा मिलते ही नहीं है। ये कहानियां तो हम नून लीग की सुना करते थे। जी देखें शाजिया, पाकिस्तान में पिछले काफ़ी अरसे से 2 बड़ी जमातों की हुकूमत थी। एक जमात अपोजिशन में होती थी, एक जमात हुकूमत में। ये तारीकी इंसाफ का एक मेजर पार्टी एमर्ज हो के आना मेरे ख्याल में हमारी सियासत के लिए खुशाइन था और ये तवक्को की जा रही थी जो न्यूट्रल लोग थे कि जी एक और थर्ड पार्टी भी मजबूत हो के ऊपर अगर आ जाए तो अच्छा है। लेकिन हुआ ये है कि ये पार्टी बुनियादी तौर पे एक सूबे तक तो ठीक थी, लेकिन अभी प्री मैच्योरली इसको ऊपर ये आ गई है और इसकी अपनी स्ट्रेंथ नहीं है। दैट इज़ वाई, चूँकि स्ट्रेंथ नहीं है तो इनको इत्तेहादी चाहिए। अभी पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी तो मुस्लिम लीग नून है, लेकिन इनकी हुकूमत इसलिए बनी कि आगा साहब ठीक कह रहे हैं कि PMLQ की इनकी सपोर्ट ना हो तो हुकूमत नहीं बन सकती। इसी तरह आप ये देखें कि मरकज के अंदर भी इनकी जो मेजॉरिटी है वो बड़ी थोड़ी है और उसके अंदर MQM है या बलूचिस्तान की पार्टी है या PMLQ है, ये इत्तेहादी हैं। अभी मसला ये है कि चूंकि ये पार्टी फुली अभी मैच्योर नहीं हुई है तारीक इंसाफ, और इनके पास वो टीम नहीं है कि ये मुल्की मसाइल को समझे और चलाएं, तो पार्लियामेंट में इनके साथ मिलके चले ना, इंटरनल हो तो देखें पार्लियामेंट तो बाखुदा मैं आपको बताऊं कि दोनों लीडर्स ऑफ जो है बड़ी पार्टियों के, उन्होंने कहा था कि आप एक स्टेप जाएं, हम 2 स्टेप जाने को तैयार हैं। लेकिन जो इनका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है उसकी जो शोर है वो तो तहरीक इंसाफ पार्टी के अंदर भी है।
तो इत्तेहादी तो अपनी जगह पे, जब चौधरी शुजात जैसे एक तजर्बाकार सियासतदान जब ये देखेंगे कि एक सबसे बड़ा सूबा जो मतलब है दूसरा एक आलमोस्ट पाकिस्तान है 50%, उसके मसाइल बुजदार साहब के हवाले हैं और मसला चल नहीं रहा, तो इन लोग तो प्रोटेस्ट करेंगे ना, विद इन देयर ओन राइट्स, वो उनका एक हकूक होंगे और इन चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा जो लीडर है प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान साहब। लेकिन अभी तक वो किसी चीज़ के ऊपर भी, आप इकानमी देख लें, आप इंटरनल गवर्नेंस के इश्यूज को देख लें, आप उनकी पॉलिटिकल यकजहती और सॉलिडारिटी विद देयर इत्तेहादी जिनकी वजह से वो हुकूमत में है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये ओवरऑल नुकसान किसका, रियासत का है, पाकिस्तान का है। पार्टियां आती जाती रहती हैं, हमारे इंटरेस्ट में है कि हुकूमत स्टेबलाइज हो और वो पूरे जोश व खरोश के साथ मईशत के ऊपर जोर दे और आगे चले और फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी का भी ध्यान करे। तो ये इनबिल्ट एक इम्बैलेंस है जिसकी वजह से ये पार्टियां भी प्रोटेस्ट कर रही हैं और ये इनमें से बहुत से इनके जेन्युइन पॉइंट्स हैं। जब आपकी पार्टी के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप हुकूमत बनाएं, आप इत्तेहादियों से हुकूमत बनाना चाहते हैं, उससे फिर वादे करते हैं कि हम आपको पोस्टें देंगे कैबिनेट में या आपकी पार्टिसिपेशन, फिर आप नहीं करेंगे या उनकी बात नहीं सुनेंगे। आती हूँ कामिल आगा साहब, आती हूँ आपकी तरह हिलाली साहब का कमेंट ले लूँ। हिलाली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आ रही हूँ आपकी तरफ। दो चीजें जल्दी से मैं आपको कहना चाहता हूं शाजिया। एक रिलेटिंग तो जो पहले हमने बात कर रहे थे, एक क्विक पॉइंट वो ये है कि हर अफसर का पोस्टिंग जो है वो 3 साल का होता है। दो चीजें अगर ये करें तो इस किस्म के हालात शायद ना हो, माने करप्शन और ये नहीं हो। क्या? नंबर 1, अगर एक अफसर अपने प्रोविंस में 3 साल से ज्यादा उसको सर्व ना करने दें, दूसरे प्रोविंस में भेजें। दूसरी बात, भाई किस बेसिस पे आप एक आदमी को, जैसे राव अनवार था, आपने उसको 10 साल रखा है एक पोस्ट पे, या एक अभी CIA का एक DSP है, उसका नाम सबको पता है, जो वो हैदराबाद में बैठ के 6 साल से बैठा हुआ है। क्यों? सबको पता है क्यों, मगर परवाह नहीं है। देखिए हमारे लीडर्स जो हैं अब वो रूल तोड़ते हैं और कहते हैं हम तोड़ रहे हैं और आपका जुर्रत नहीं है हमारे साथ कुछ करने, ना कुछ कर पाए। माने पार्लियामेंट में ये मामला नहीं लिया जाता है, क्यों नहीं? अब आप आ जाएं इस पे, इमरान खान पे। और ये शाजिया, मैंने एक प्राइम मिनिस्टर को जनरल साहब के साथ बड़े नजदीक से देखा हुआ है पाकिस्तान को गवर्नेंस की कोशिश करते हुए। ये सिस्टम ऐसा है शाजिया कि कोई इस सिस्टम में नहीं चल सकता, कामयाब नहीं हो सकता। सिस्टम कोई हवाई चीज नहीं है, सिस्टम इंसानों के बनाए हुए हैं। 1977 में उसके खिलाफ इल्जाम लगाया कि वो इलेक्शन सिस्टम कोई तो चेंज करना है, सिस्टम कोई ऊपर से तो नहीं बन के आया। हमारा सब डॉइन ऑफ पॉलिटिशियन, वो भी इलेक्शन हार रहा था। तो आप बताएं ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि ये सिस्टम गलत है। विद इन मंथ्स आप ब्रिलियंट हो जाएं। कामिल अली आगा साहब, कोई मामलात सेटल होने की उम्मीद है? देखें, बात बड़ी संजीदा है। ये सारी शिकायत और जो हम इनके साथ तावन भी करते रहे, बहुत सारे इशू ऐसे हैं शादिया जिसके जो हमने खुद जाके इनको बताए और उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने इनके साथ तावन किया। लेकिन हमें इसके अंदर हमें इमरान खान की नीयत के ऊपर कतई तौर पे कोई शक नहीं है। देखें, ये जो रैगन की बात लाली साहब ने की, बिल्कुल दुरुस्त की, लेकिन टीम वर्क होता है, एक टीम होती है जो चीज़ों को चलाती है। अगर इमरान, एक जो सबसे संजीदा बात मैं आपके साथ करने लगा हूँ, हमें अब शुबा होने लग गया कि जैसे फवाद चौधरी हमारी पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करने लग गए थे, और वो वैसे तो उन्होंने 2-3 दफ़ा हमारी क़यादत के ख़िलाफ़ भी मुख्तलिफ ऐसी बातें की हैं जो तौहीन अमेज़ थी, और उसके ऊपर हमने रिएक्ट किया और शिकायत भी की और फिर माफ़ी मांगी, फिर माफ़ी मांगी, फिर माफ़ी। लेकिन अब नज़र आता है कि इमरान खान के नीचे जो लोग हैं वो अपने अलाइज के साथ, जो इमरान खान के अलाइज हैं, उनके साथ कोई साजिश कर रहे हैं। आपको अगर वज़ारतें मिल जाए तो मामला हल हो जाएगा। आपको वज़ारतें मिल जाएं तो सारे शिकायतें दूर। नहीं, ये सिर्फ ये बात नहीं है, ये बड़ी लंबी बात है। अगर ये लोग इसको इमरान खान की टीम के लोग और उसके अलाइज के साथ साजिश करने लग जाएंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक
और मुझे लगता है कि ये जो अदम तावन और वक्त अदम खत्म हो बर्दाश्त गया। वाला मामला है, ये उसकी टीम की तरफ से है। ठीक है। कि वो अलाइस को इतना दुख देना चाहते हैं। ठीक है, कि बहुत उनके शुक्रिया अंदर वक्त गया प्रोग्राम का। बहुत शुक्रिया कामिल अली आगा साहब, जनरल साहब हमारे साथ थे, जफर हिलाली साहब थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए फीडबैक दीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।